नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के वीकली करंट अफेयर्स के सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज़ के अंतर्गत हम भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी खंड से जुड़े हुए जो भी इस हफ्ते की महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आज के एपिसोड में 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर इस हफ्ते के बीच में जो भी ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं जिनकी चर्चा आज के एपिसोड में हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं कि आखिर सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है ये चर्चाओं में क्यों था। तो देखिए, हाल ही में एक बाघिन महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित हुई और इसी कारण से ये न्यूज़ चर्चा में थी। किस उद्देश्य से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, तो देखिए, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मौजूदा जो टाइगर हैं उनकी जो आबादी है, उनकी आनुवांशिक विविधता में सुधार करने के दृष्टिकोण से ये कार्य किया गया। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में अगर हम सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट में 27 बाघ मौजूद हैं और इनमें से देखें तो 13 अंतः प्रजनन के कारण उत्पन्न आनुवांशिक विकार के कारण देखें तो छद्म मेलेनिस्टिक हो चुके हैं। ये लंबे समय से सामान्य पीले जो रॉयल बंगाल जो टाइगर्स हैं, जो बाघ हैं, उनकी आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकते हैं या फिर कहें तो डाल भी रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ एक वर्ड यूज हो रहा है, मेलानिस्टिक टाइगर। आखिर ये है क्या? तो देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो जो मेलेनिज्म होता है एक आनुवांशिक उत्परिवर्तन ये होता है जो कहीं ना कहीं स्तनधारी जो सरीसृप हैं, जो कीड़े हैं, इनके साथ कई अलग अलग प्रकार के जो जानवर हैं उनमें ये देखने को मिलता है। इसके कारण क्या होता है, जो बाघ हैं इनकी जो स्किन है, इनकी जो त्वचा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। यही नहीं, इनके जो हेयर हैं, जो बाल हैं वो प्रभावित होते हैं, उनके पंख, इनमें कह सकते हैं कि कुछ अंतर देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जो वर्णक हैं, जो मेलानिन है, उनकी जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर अगर मेलानिन की बात करें तो उसकी जो मात्रा है कहीं ना कहीं बढ़ जाती है बाघों में, जिससे इनका जो रंग है वो पहले से परिवर्तित हो जाता है। देखिए, इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि इस कारण से इसका जो रंग है वो आप एक तरह से ब्लैकिश काला देखने को मिल रहा है। और इसी कारण से देखें तो ब्लैक टाइगर बाघ की कोई ऐसी विशिष्ट प्रजाति नहीं होती, लेकिन अब ये इस तरह के देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं भौगोलिक ये उप प्रजाति के तौर पे अब देखे जा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई भौगोलिक उप प्रजाति नहीं होती है, बल्कि यह एक दुर्लभ रूप रंग वाला बाघ है जो कहीं ना कहीं यहाँ की परिस्थितियों बस ये इसके कह सकते हैं कि बाह्य रूप में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, पहली बार अगर वर्ष 1975-76 में सिमलीपाल में पहली बार इस तरह का जो ब्लैक टाइगर है उसकी उपस्थिति आधिकारिक तौर पे मेंशन की गई थी, दर्ज की गई थी। तो ये न्यूज़ थी। इसके अलावा थोड़ा सा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो टाइगर रिजर्व है ये देश के किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य के जो मयूरभंज जिला है, मयूरभंज जो क्षेत्र है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। इसका जो नाम है वो सिमूल, जो रेशम होता है, जो कपास होता है, उसके पेड़ के आधार पर लिया गया है और इसे वर्ष 1956 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये सारी जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1973 में राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे शामिल किया गया और सिमलीपाल को वर्ष 1994 में देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे कह सकते हैं कि नामित किया गया। तो ये भी तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखें तो 2009 जो वर्ष है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 2009 में इसे यूनेस्को में देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में विश्व नेटवर्क में इसे शामिल कर लिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही नहीं, सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है इसके आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कई सारी जो जनजातियाँ हैं वो यहाँ पर वास करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों की बात करें तो इनमें कोल्हा, संथाल, भूमिजा, भटूडी, गोंडा, खड़िया और मनकाडिया, ऐसी कई सारी जो जनजातियां हैं वो इस
टाइगर रिजर्व के पास वास करती हैं, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सिमलीपाल में देखेंगे तो आर्किड की 94 और अन्य पौधों की लगभग 1000 जो प्रजातियां हैं वो इस टाइगर रिजर्व में आपको देखने को मिल सकती है। यही नहीं, यहाँ पर कई सारे जो उभयचर हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उनकी जो प्रजातियां हैं लगभग 12 प्रजातियां, सरीसृपों की 29 प्रजातियां, पक्षियों की 264 प्रजातियां और स्तनधारियों की 42 जो प्रजातियां हैं वो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो कहीं ना कहीं इस टाइगर रिजर्व की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसको ये दर्शाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई वन्यजीव देखने को मिल सकते हैं। तेंदुआ है, गौर है, हाथी है, लंगूर है, भौंकने और चित्तीदार वाले जो हिरण हैं, भालू है, नेवला है, शाही है, कछुआ है, मॉनिटर छिपकली है, अजगर है, सांबर है, पेंगोलिन है। इस प्रकार के बहुत सारे जो वन्यजीव है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, इस टाइगर रिजर्व में अगर आएंगे तो मूल रूप से साल के जो वृक्ष हैं यहाँ बड़े स्तर पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये बातें हमने देख ली। अगली जो न्यूज है वो है राज्य आपदा मोचन कोष। ठीक है, SDRF ये चर्चा में है क्योंकि हाल ही में जो गृह मंत्रालय है उसने चक्रवात जो फेंगल है उससे प्रभावित जो लोग हैं उनकी मदद के लिए तमिलनाडु सरकार को राज्य आपदा मोचन कोष से केंद्रीय हिस्से के रूप में लगभग 944.80 जो करोड़ रुपए हैं उसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। और इस कारण से देखें तो ये जो आपदा मोचन कोष है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। फेंगल से प्रभावित जो तमिलनाडु और केंद्र शासित जो प्रदेश पुदुचेरी है, यहाँ पर हुए नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी जो केंद्रीय दल है वो भेजा गया और फिर आकलन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद स्थापित जो प्रक्रिया है उसके अनुसार आपदा प्रभावित जो राज्य है उसको राष्ट्रीय आपदा जो मोचन कोष बनाया गया है, NDRF बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो वित्तीय सहायता है वो भी स्वीकृत की जाएगी। और इस वर्ष देखें तो SDRF से 26 राज्यों को लगभग देखें तो 14,878.40 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है। तो ये कुछ आंकड़े हैं। इसके अलावा थोड़ा सा कोष के बारे में और हम देखते हैं। देखिए, राज्य आपदा जो मोचन कोष है, ये राज्य आपदा मोचन निधि का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 48(1)(a) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में किया गया है। ये जो कोष है ये अधिसूचित आपदाओं की अनुक्रिया के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध प्राथमिक कोष के तौर पे नामित है। केंद्र सरकार राज्य जो है सामान्य राज्य में जो SDRF है उसमें 75% और पूर्वोत्तर और हिमालय के जो राज्य हैं वहाँ पर 90% का योगदान देते हैं। तो ये आपको समझना कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उनके अलावा क्या है कि बाकी जो देश के राज्य हैं उनके लिए केवल 75% और बाकी पूर्वोत्तर और हिमालय के जो राज्य हैं उनके लिए 90% का जो कंट्रीब्यूशन है वो केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार देखें तो वार्षिक केंद्रीय योगदान 2 समान किस्तों में जारी होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए तो राज्य आपदा मोचन में जुड़े हुए जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार देखें तो पहली किस्त में जारी जो राशि है उसकी जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है उसकी प्राप्ति और SDRF की जो गतिविधियां हैं उन पर राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्ति पर निधि जारी करती है। इस बार देखें तो तत्काल आवश्यकताओं को देखते हुए इन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया गया। चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्निकांड, बाढ़, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने की घटना, कीटों का बड़े स्तर पर आक्रमण, पाला, शीतलहर जैसी जो अधिसूचित आपदाएं हैं उनके पीड़ितों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने में खर्चों से निपटने के लिए SDRF का उपयोग बड़े स्तर पे अपने देश में किया जाता है। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों की भी चर्चा करते हैं। राज्यों को SDRF निधि का जो आवंटन है ये अनेक कारकों पर निर्भर करता है। कहीं ना कहीं इनमें जो पिछला खर्च है, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जो पॉपुलेशन है, जो आपदा जोखिम जो सूचकांक है, ऐसे जो कारक हैं उनको आधार बनाया जाता है। यही नहीं, ये कारक राज्य की संस्थागत जो क्षमता है, जोखिम है, अनुभव है, खतरा है और जो कमजोरी है उससे भी परिचित कराते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर देखें तो केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के लिए एक बड़ी राशि 1,28,122.40 करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो SDRF
DRF के लिए किया है। और इस राशि में जो केंद्र सरकार का शेयर है वो आप देखेंगे तो 98,080 करोड़ है। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये जो कोष है कितना महत्वपूर्ण है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। माधव गाडगिल को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस कारण से देखें तो ये चर्चा में है। देखिए, हाल ही में जो माधव गाडगिल है, इनके संदर्भ में आप देखे होंगे गाडगिल जो समिति बनाई गई थी उस कारण से ये खास तौर पे चर्चा में थे। लेकिन एक बार फिर से माधव गाडगिल चर्चा में है क्योंकि चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। ये घोषणा कैसे की गई है तो देखिए, हाल ही में माधव गाडगिल को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। ये जो सम्मान है ये वैश्विक जो जैव विविधता है, जो हॉट स्पॉट है, पश्चिमी घाट है, उस क्षेत्र में इनके मौलिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए ये जो पुरस्कार है वो माधव गाडगिल को प्रदान किया गया है। थोड़ा सा इनके व्यक्तित्व के बारे में देख लेते हैं। जो माधव गाडगिल है, माधव गाडगिल एक भारतीय पारिस्थितिकीविद है, शिक्षाविद भी रहे, प्रमुख लेखक रहे और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के फाउंडर मेंबर रहे। वर्ष 1981 में इन्हें पद्मश्री और 2006 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य भी रहे और पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के प्रमुख रहे। इसे कहें तो गाडगिल जो आयोग है उस नाम से भी जाना जाता है क्योंकि खास तौर पे इन्हीं के मार्गदर्शन में ये आयोग बनाया गया था। गाडगिल आयोग के बारे में देख लेते हैं कि क्या सिफारिशें इस आयोग ने, इस समिति ने की थी। तो भारत के पश्चिम घाट के जो पारिस्थितिकी रूप से जो संवेदनशील जो नाजुक क्षेत्र हैं उन पर जो जनसंख्या का दबाव है और वहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियाँ हैं, कहीं न कहीं वो विकास गतिविधियों के प्रभाव का ये जो अध्ययन है उन पर खास तौर पे इन्होंने फोकस किया था, अध्ययन किया था। पैनल जो था, वो जो आयोग था, उसने 2011 में सिफारिश की थी कि संपूर्ण जो पर्वतीय पहाड़ी श्रृंखला है उसको पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए। और पर्यावरण संवेदनशीलता के आधार पर देखें तो 3 पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र जो है ESZ 1, 2 और 3 के रूप में इसको पूरा विभाजित किया गया। तो ये इनसे जुड़ी हुई बातें थी। थोड़ा सा पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार ये चर्चा में रहा है। तो देखिए, चैंपियन ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार है। इसकी जो शुरुआत है 2005 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा उन उत्कृष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था जिनके कार्यों का पर्यावरण पे सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो ये हमने देख लिया। अगली न्यूज़ भी देख लेते हैं, चर्चा में रही है। अब था साहेश्वर जो मंदिर है, इसे सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को पुरस्कार दिया जाएगा। इस कारण से ये चर्चा में है। तो देखिए, अगर बात करें इस मंदिर की तो ये जो मंदिर है इसको सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए जो यूनेस्को है एशिया प्रशांत जो पुरस्कार है उसके लिए चुना गया है। ये जो मंदिर है इसको, ये जो पुरस्कार है, मंदिर की जो हेरिटेज है, जो विरासत है, उसको बरकरार रखते हुए इसे संरक्षित करने के लिए दिया जाएगा। थोड़ा सा मंदिर के बारे में देख लेते हैं, मंदिर से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं। इसकी जो अवस्थिति है ये कहाँ पर है तो ये तमिलनाडु राज्य में है, यहीं पर तंजावुर जिले में आपको देखने को मिलेगा। ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। 13,000 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो राजा विक्रम चोल ने और कुलोथुंगा जो चोल हैं उनके द्वारा करवाया गया है। और पहले इस मंदिर में 5 प्रकारम हुआ करते थे। मंदिर में देवताओं के लिए कई सारे, मंदिर परिसर में कई सारे छोटे बड़े मंदिर भी हैं जिनमें देखें तो कई सारे जो देवता हैं उनको समर्पित ये मंदिर है। इसके अलावा थोड़ा सा हम बात कर लें तो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए जो यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये जो पुरस्कार है ये सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए जो यूनेस्को है एशिया प्रशांत पुरस्कार की शुरुआत यूनेस्को के ही द्वारा वर्ष 2000 में की गई थी। ये जो पुरस्कार है ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में उन व्यक्तियों, उन संगठनों के द्वारा या संरचनाओं और इमारतों को संरक्षित करने और बदलने के प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में भी देख लीजिए। इसका जो पूरा नाम है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राज्य शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1945 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो
पेरिस में है, फ्रांस में है। और इसके साथ ही बात करें तो ये एक विश्व स्तरीय संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन है, जो वर्तमान में देखें तो लगभग 195 जो राष्ट्र हैं वो इसके सदस्य हैं। 8 सहयोगी देश भी इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये जो है यूनेस्को, ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है और इसका जो मूल उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं विश्व में जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, जो कला है, जो विज्ञान है, जो संस्कृति है, उसको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। तो ये इससे जुड़ी जितनी बातें हैं उनको हमने देख ली। तो इस तरह से हमने बात कर ली कि इस हफ्ते जो भी भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी से जुड़े हुए जो भी न्यूज चर्चा में थे उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में अगले हफ्ते की महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।